बी द्वितीय वर्ष के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में स्वागत है। बी द्वितीय वर्ष के लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम के अनुसार आपका जो फर्स्ट पेपर है प्रशासनिक संस्थाएं, उसके अंतर्गत हम व्यवस्थापिका का अध्ययन कर रहे थे। व्यवस्थापिका के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे व्यवस्थापिका की शक्तियों का पराभव के बारे में कि व्यवस्थापिका की का पतन के क्या कारण रहे हैं, कि व्यवस्थापिका के महत्व में कमी कैसे आती जा रही है, किन कारणों से व्यवस्थापिका के महत्व में कमी आती जा रही है। इन सभी कारणों पर अपनी इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका की शक्तियों का पराभव क्यों होता जा रहा है? सरकार राज्य की इच्छा को मूर्त रूप देने का कार्य करती है, अतः सरकार के प्रत्येक अंग का यह दायित्व होता है कि वह जनहित के कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। लॉर्ड ब्राइस ने आधी शताब्दी पहले लिखी अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में एक अध्याय का शीर्षक व्यवस्थापिकाओं का पतन, डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर रख कर यह संकेत दिया कि 20वीं शताब्दी में व्यवस्थापिकाएं अपने गौरवपूर्ण अतीत से नीचे गिर गई हैं। ब्राइस ने इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय व्यवस्थापिकाओं का रोग विज्ञान, पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर में उन कारणों को खोजने का प्रयास किया है जिनसे पीड़ित होकर व्यवस्थापिकाएं पतन की ओर जा रही हैं। ब्राइस की उस पुस्तक के बाद निरंतर यह प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि अब संसद का युग नहीं रहा, नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। किंतु ब्राइस व्यवस्थापिकाओं के पतन के बारे में कोई विशेष स्पष्टीकरण देने में सफल नहीं हो पाए। केसी वियर ने अपनी पुस्तक लेजिस्लेचर में भी एक अध्याय व्यवस्थापिकाओं का पतन जोड़ा है। वियर ने अपने इस अध्याय में व्यवस्थापिकाओं के पतन से संबंधित अनेक पहलुओं का विश्लेषण किया है। वियर ने जो सवाल उठाए हैं वे इस प्रकार हैं। वियर ने उठाए हुए सवाल इस तरह हैं। पहला सवाल उन्होंने उठाया, क्या व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों का ह्रास हुआ है? दूसरे सवाल में वो पूछते हैं, क्या व्यवस्थापिकाओं की कार्य दक्षता में कमी आ गई है? उनका तीसरा सवाल है, क्या व्यवस्थापिकाओं के प्रति जन सम्मान नहीं रहा है? उनका चौथा सवाल है, क्या व्यवस्थापिकाओं में जनता की रुचि कम हुई है? उनका पांचवा सवाल है, क्या व्यवस्थापिकाओं के व्यवहार के स्तर में गिरावट हुई है? उनका छठा सवाल है, क्या व्यवस्थापिकाओं की शिष्टाचार में कमी आई है? और सातवें सवाल में वो जानना चाहते हैं, क्या व्यवस्थापिकाओं का महत्व अन्य राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं, विशेषकर कार्यपालिका व राजनीतिक दलों या संगठित हित समूहों की तुलना में कम हुआ है? केसी वियर के इस मत से अधिकांश व्यक्ति सहमत हैं कि व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियों, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इसमें वृद्धि कर ली हो, किंतु फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से उक्त सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर अपना स्तर सुधार लिया है। यदि व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों, कार्यकुशलता, गरिमा और स्थिति के बारे में वर्तमान शताब्दी का एक सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि किसी व्यवस्थापिका की शक्तियों में, विशेषकर कार्यपालिका की शक्तियों की तुलना में पर्याप्त अवनति हुई है। हमें साफ साफ यह पता चलता है कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में कार्यपालिका की तुलना में कमी आई है। वर्तमान शताब्दी में राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह हो रहा है जिससे कार्यपालिका की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। इस प्रवृत्ति में गत 2 विश्व युद्धों और विश्व युद्ध की आशंकाओं, आर्थिक संकट, समाजवादी अथवा लोक कल्याणकारी नीतियों, विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के निरंतर बने रहने आदि कारणों का पर्याप्त योगदान है। एक अन्य विद्वान लॉ पोलम्ब्रा की मान्यता है कि व्यवस्थापिकाओं का पराभव कार्यपालिका की शक्तियों की तुलना में हुआ है। इसी तरह रॉबर्ट सी बोन इनको अवनति न कहकर इस तरह व्यक्त करना पसंद करते हैं कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंधों में 20वीं शताब्दी के पिछले कुछ दशकों में ऐसा कुछ परिवर्तन आया है कि कार्यपालिका शक्तिशाली बन गई है, प्रबल बन गई है
जीन ब्लॉन्डल भी व्यवस्थापिका का यह प्रभाव केवल विधि निर्माण के क्षेत्र में ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार प्राय सभी विद्वानों का विचार यह है कि जहाँ एक ओर व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिकाओं की तुलना में कमजोर हुई हैं, वहीं अपनी स्वयं की शक्तियों के वास्तविक प्रयोग की दशा में भी अक्षम होती जा रही हैं। व्यवस्थापिकाओं के पराभव के कारणों की अगर हम चर्चा करें तो व्यवस्थापिकाओं के महत्व में कमी और शक्तियों में पराभव के लिए सामान्यतः अनेक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। संक्षेप में इन कारणों का विवरण इस प्रकार है। कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा। तीसरा है रेडियो और टेलीविजन संचार के साधनों का विकास। चौथा कारण है विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास। पांचवा सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। छठा विदेश संबंधों की प्रधानता। सातवां कारण है सकारात्मक राज्य का उदय। आठवां कारण है सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता, विशेषीकरण और तकनीकी प्रकृति। नवा है कार्यभार की अधिकता व समय की कमी से कार्यपालिका पर उत्तरोत्तर बढ़ती निर्भरता। 10वां है दलीय अनुशासन। 11वां कारण है कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का विशेषाधिकार। 12वां है व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का कार्यपालिका द्वारा निर्धारण। 13th है प्रशासकीय न्याय प्रणाली। 14th है व्यवस्थापिका के प्रतिभाशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान। 15th है जानकारी प्राप्त करने के अधिकार में कटौती। अब हम चर्चा करते हैं पहले कारण की। कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि। अपने परंपरागत कार्यों के अतिरिक्त आजकल कार्यपालिकाएं कुछ ऐसे कार्य भी करने लगी हैं जिससे उनकी शक्तियों में वृद्धि हो गई है। आर्थिक नियोजन व योजनाओं का संचालन कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व बन गया है। आधुनिक समय में 95% विधेयक संसदीय शासन व्यवस्थाओं में अप्रत्यक्ष रूप में तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में अप्रत्यक्ष रूप में कार्यपालिका द्वारा ही प्रस्तुत होते हैं। वर्तमान में जो 95% विधेयक प्रस्तुत होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की जो प्रथा है उसने व्यवस्थापिका की शक्तियों में उसकी वजह से कमी आई है। प्रदत्त व्यवस्थापन यानी व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाने की शक्ति का कार्यपालिका को हस्तांतरण कर देना, प्रत्यायोजन कर देना। केसी वियर का कहना है कि एक क्षेत्र में कार्यपालिका ने कार्य का एक बहुत बड़ा भाग अपने हाथ में ले लिया है और यह क्षेत्र है कानून या नियम बनाने का। प्रदत्त व्यवस्थापन की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की इस शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका अपने कानून बनाने के मूल दायित्व को कार्यपालिका पर छोड़ती जा रही है। आजकल व्यवस्थापिकाएं प्रस्तावित कानून में मोटे मोटे प्रावधानों को स्पष्ट कर देती हैं और उस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक नियम तथा उपनियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका पर छोड़ देती है। व्यवस्थापन कार्य की पेचीदगी, व्यवस्थापन कार्य का बढ़ता हुआ भार, संकटपूर्ण स्थितियों की आकस्मिकता और कार्यपालिका को नौकरशाही के रूप में विशेषज्ञों की उपलब्ध सतत सहायता और आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिन्होंने व्यवस्थापिका को अपनी विधि निर्माण की शक्ति कार्यपालिका पर छोड़ देने की दिशा में प्रेरित किया है। इस तरह प्रदत्त व्यवस्थापन की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की इस प्रवृत्ति ने व्यवस्थापिका के विधि निर्माण के मौलिक दायित्व को काफी हद तक संकुचित कर दिया है, कम कर दिया है, जिससे व्यवस्थापिका की प्रतिष्ठा और महत्व में कमी आना स्वाभाविक हो गया है। रेडियो और टेलीविजन संचार के साधनों का विकास। जो वर्तमान में टेलीविजन और संचार साधनों के साथ साथ अगर हम कहीं सोशल मीडिया के साधनों का जिस तरह से विकास हुआ है, उसने कार्यपालिका के अध्यक्ष को जनता के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, जैसे अगर हम हमारी बात करें प्रधानमंत्री हैं हमारी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर, तो वो अब इन साधनों के संचार के साधनों के टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया आदि के कारण बिल्कुल जनता से प्रत्यक्ष बात कर सकते हैं, जनता से बिल्कुल
आमने सामने होकर अपने संपर्क साध सकते हैं। इसके कारण अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना सीधा जनसंपर्क व जनता से आमना सामना कर सकती है। इस कारण संसद की और व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है। विशेषज्ञों की परिषदों व समितियों का विकास होने से भी व्यवस्थापिका की शक्तियों का प्रभाव हुआ है। आजकल विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उसके बाद संबंधित विषय विधानमंडल में अनुमोदन के लिए संपन्न कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर विधायक उस पर प्रश्न करते हैं तो उसमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें यह कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस पर विशेषज्ञों, सलाहकारों और संबंधित विभागों द्वारा बारीकी से विचार और छानबीन की जा चुकी है। तो यह स्पष्ट होता है कि व्यवस्थापिकाओं में, संसद में विशेषज्ञों की परिषदों का और समितियों का निर्माण कर लिया गया है, हो गया है। तो वे समितियां और वे परिषदें जो कानून बनाने की कानून जो बनाया जाता है वो उनसे सलाह लेकर बनाया जाता है और जो जो संसद के सदस्य हैं, जो व्यवस्थापिका के सदस्य हैं, वो उन विशेषज्ञों की समिति, परिषदों व समितियों के समक्ष विवश हो जाते हैं और उनकी बातों को अपनी सामान्य व्यक्तित्व के कारण, सामान्य जो उनका जो परिप्रेक्ष्य होता है, जो उनका सामान्य परिप्रेक्ष्य के कारण या सामान्य जानकारी के विषय की विशेषज्ञ जानकारी के अभाव में वो विशेषज्ञों की परिषदों पर निर्भर हो जाते हैं। इस कारण से वो सही तरीके से या निरपेक्ष होकर वो जहाँ कानून बनाने की आवश्यकता होती है वहां पर बारीकी से विचार विमर्श करने में असमर्थ होते हैं। सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण भी व्यवस्थापिका की शक्तियों का प्रभाव का कारण है। राज्य का मुख्य कार्यपालक ही सर्वोच्च सेनापति होता है। देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वह करीब करीब पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ कर ही नहीं सकती है। अतः युद्ध या सैनिक संकटों व मुठभेड़ों में कार्यपालिका सर्वे सर्वा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध के संचालन में कई बार कांग्रेस की अवहेलना की थी। कार्यपालिका की शक्ति में आणविक व अन्य विनाशक अस्त्र शस्त्रों के विकास के कारण और भी अधिक वृद्धि हो गई है। विदेश संबंधों की प्रधानता। वर्तमान में विदेश संबंधों की प्रधानता बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है वैसे वैसे ही कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती जाती है, क्योंकि कार्यपालिका को, देश के प्रधान को विदेशी संबंधों के अंतर्गत विदेशी जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है उसके साथ प्रत्यक्ष आमने सामने होकर बात करनी पड़ती है और तुरंत निर्णय लेना होता है। विदेश संबंधों के संचालन की प्रकृति इस तरह की होती है कि इसमें व्यवस्थापिका अपनी सक्रिय भूमिका निर्वहन नहीं कर सकती और इसके लिए व्यवस्थापिकाओं को कार्यपालिका पर निर्भर होना पड़ता है और कार्यपालिका इसका लाभ उठाकर निरंतर अपनी शक्तियों में वृद्धि करती चली जाती है। सकारात्मक राज्य का उदय भी व्यवस्थापिका की शक्तियों के प्रभाव का कारण है। 20वीं शताब्दी के बाद सरकारों ने अब नकारात्मक भूमिकाओं को निभाना बंद कर दिया है। उनके स्थान पर अब सकारात्मक कार्य सरकारें करने लगी है। सरकारों का कार्य अब लोक कल्याणकारी कार्यों करने पर अधिक जोर रहता है। समाज का बहुमुखी विकास करना अब सरकार का दायित्व हो गया है। अब लोक कल्याणकारी सरकारें जनता को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना अपना मौलिक या मूलभूत कर्तव्य समझती है। जनता के कष्टों का तुरंत समाधान हो, उसे हर चीज समय पर उपलब्ध हो जाए, या तत्कालिक उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका द्वारा नहीं बल्कि कार्यपालिका द्वारा ही वहन किया जाता है। सकारात्मक राज्य में जनता हर समय कार्यपालिका की ओर ही देखती है और हर प्रकार के अभाव अभियोगों का समाधान कार्यपालिका से चाहती है। सरकारी कार्यों की बढ़ती हुई जटिलता, विशेषीकरण और तकनीकी प्रकृति भी व्यवस्थापिका की शक्तियों का प्रभाव का कारण है। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक के विकास के कारण प्रशासनिक समस्याओं की प्रकृति अत्यंत जटिल और कठिन हो गई है। शासन की नीतियों का संबंध आज मनुष्य के जीवन की एक पहलू से नहीं होकर अनेक पहलुओं से जुड़ गया है। आज व्यवस्थापिका के द्वारा विज्ञान और तकनीक की प्रगति से प्रभावित अनेक जटिल और तकनीकी मामलों पर व्यवस्थापन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे व्यवस्थापिका के सदस्य तकनीकी रूप से इतने योग्य और सक्षम नहीं होते हैं कि वे ऐसे जटिल और तकनीकी मामलों से संबंधित विधान निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे सके। इसका परिणाम यह निकलता है कि व्यवस्थापिका
ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी या मंत्रियों पर छोड़ देना चाहती है, या मंत्रियों की अध्यक्षता में विशेषज्ञ अधिकारियों की कोई समिति बना देना चाहती है। ऐसी परिस्थितियों में यह स्वाभाविक हो जाता है कि व्यवस्थापिका की विधि निर्माण की शक्ति का क्षेत्र सीमित हो जाए और कार्यपालिका तथा नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हो जाए। तो जो सरकारी कार्यों की जो जटिलता और विशेषीकरण तकनीकी प्रकृति बढ़ती जा रही है, इससे इस जटिलता विशेषीकरण तकनीकी प्रकृति के कारण व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों में कमी आ रही है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हो रही है। कार्यभार की अधिकता व समय की कमी से भी कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका की निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। 20वीं शताब्दी तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में नागरिकों की सरकार से अपेक्षाएं अब वर्तमान में बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इन बढ़ती हुई अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सरकार को पहले की तुलना में अब बहुत ज़्यादा अत्यधिक कार्यों का निष्पादन करना पड़ रहा है। अब सरकार के कार्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। नागरिकों की इन बढ़ती हुई अपेक्षाओं, विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग स्वीकार करने और वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिकाओं का एकाधिकार होने से व्यवस्थापिका के कार्यभार में अब अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। किंतु दूसरी ओर व्यवस्थापिका के अधिवेशनों का समय भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यही नहीं, अब तो व्यवस्थापिका के अधिवेशनों में सदस्यों की रचनात्मक विधायन में भाग लेने की प्रवृत्ति का इतना ह्रास हो गया है कि अनेक अवसरों पर पीठासन अधिकारी सदन में कोरम की पूर्ति के लिए घंटी बजाने को बाध्य हो जाते हैं और तब भी कोरम पूरा न होने के कारण सदन स्थगित करना पड़ता है। इन स्थितियों का परिणाम यह हुआ कि व्यवस्थापिका दिनों दिन कार्यपालिका पर निर्भर होती जा रही है। इस स्थिति ने जहां व्यवस्थापिका के महत्व को कम किया है, वहीं कार्यपालिका के महत्व को भी बढ़ाया है। दलों का अनुशासन। एलन बॉल ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी में बड़े बड़े अनुशासित दलों के विकास तथा कार्यपालिका शक्ति की संश्लिष्टता और उसके बढ़ते हुए क्षेत्रों के कारण व्यवस्थापिकाओं के पराभव या पतन की चर्चा एक साधारण सी बात हो गई है। व्यवस्थापिका की शक्तियों को कार्यपालिका ने सही अर्थों में राजनीतिक दलों के माध्यम से छीन लिया है। संसदीय प्रजातंत्र में एक ही दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्रभुत्व की स्थिति में होता है। जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत है, उसी दल की कार्यपालिका, उसी दल की सरकार होती है। भारत जैसे देश में तो यदा कदा प्रधानमंत्री न केवल सरकार के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं, बल्कि वे उस राजनीतिक दल के औपचारिक अध्यक्ष भी होते हैं जिसका व्यवस्थापिका में बहुमत होता है। इस दलीय समर्थन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ करा लेती है। ऐसे देशों में कार्यपालिका दलीय समर्थन के आधार पर व्यवस्थापिका की सारी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं करती, वरन उसके नियंत्रण से भी मुक्त हो जाती है। अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दलीय अनुशासन की व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिकाएं वास्तव में कार्यपालिका के हाथों की कठपुतलियां ही बनकर रह गई हैं। कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का विशेष अधिकार। सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका का यह अधिकार होता है कि वह व्यवस्थापिका के लोकप्रिय प्रथम सदन को भंग करने की सलाह प्रधानमंत्री द्वारा और आदेश राष्ट्रपति द्वारा दे सकती है। अपने इस विशेषाधिकार के बल पर कार्यपालिका सभी उचित अनुचित विषयों पर व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त करती रहती है। कुछ विद्वानों की यह मान्यता भी है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर अपनी इस तलवार के बल पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में हो गई है। व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का कार्यपालिका द्वारा निर्धारण। व्यवस्थापिका का अधिवेशन कब बुलाया जाएगा, इस बात का निर्धारण कार्यपालिका करती है। इतना ही नहीं, व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति और कार्यसूची के विषयों का निर्धारण में भी कार्यपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। भारत देश में राज्यों की व्यवस्थापिकाओं की अधिवेशनों की अवधि लगातार संकुचित होती जा रही है, जो व्यवस्थापिकाओं पर कार्यपालिका के प्रभाव का स्पष्ट द्योतक है। प्रशासकीय न्याय प्रणाली। वर्तमान युग में कार्यपालिका न केवल प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्तिशाली होती चली जा रही है, अपितु प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की व्यवस्था ने कार्यपालिका को न्यायिक क्षेत्र में भी प्रवेश दिला दिया है।
लॉर्ड हिवार्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म में कार्यपालिका की इसी नई निरंकुशता की ओर संकेत किया था। व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नकार कर अब समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण अपने हाथों में करती चली जा रही है। व्यवस्थापिका के प्रतिभाशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान। सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुमत दल में से ही बनाई जाती है। यह सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का चयन करते और व्यवस्थापिका के सर्वाधिक प्रतिभाशाली, योग्य और प्रभावशाली सदस्यों को कार्यपालिका में शामिल कर लेते हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि व्यवस्थापिका लगभग नेतृत्व रहित रह जाती है। व्यवस्थापिका के सदस्य हर मामले में निर्णय के लिए कार्यपालिका की ओर देखने लगते हैं। व्यवस्थापिका की इस प्रमुखापेक्षी स्थिति ने इसे अत्यंत महत्वहीन बना दिया है। जानकारी प्राप्त करने के अधिकार में कटौती। हाल ही में भारत में कार्यपालिका की पहल पर व्यवस्थापिका के सदस्यों की किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक जानकारी प्राप्त करने के अनन्य अधिकार में कटौती की गई है। जांच आयोग संशोधन अधिनियम के माध्यम से कार्यपालिका ने यह अधिकार अपने हाथों में संकेंद्रित कर लिया है। वह चाहे तो किसी जांच आयोग का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करेगी और चाहे तो उसे रोक सकेगी। कार्यपालिका का यह कार्य संसद सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने के मूलभूत अधिकारों में एक निर्णायक सीमा तक कटौती माना गया है। यह स्थिति व्यवस्थापिका के पराभव की पराकाष्ठा मानी जा सकती है। मूल्यांकन अगर हम करें आज व्यवस्थापिका की अवनति के उपर्युक्त वर्णित कारणों की चर्चा से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि व्यवस्थापिकाओं का युग समाप्त हो गया है। व्यवस्थापिकाएं आज भी ऐसा मंच है जहां जनता की संप्रभुता औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यायोजित की जाती है। व्यवस्थापिकाएं आज भी राजनीतिक समाजीकरण व जन शिक्षा की सशक्त माध्यम है। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय लोकमत की अभिव्यक्त करने वाली ऐसी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है और नहीं हो सकता है। उपर्युक्त वर्णित विभिन्न कारणों से कार्यपालिका की शक्तियां व्यवस्थापिका की तुलना में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, किंतु व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार आज भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक है। सर्वाधिकारवादी देशों में तो व्यवस्थापिकाएं राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती हैं। संसद सदस्यों और विधायकों को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के अपने सार्थक दायित्व को गंभीरता से अनुभव करना चाहिए ताकि कार्यपालिकाएं निरंकुश न बन सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिकाएं एकता का केंद्र, राष्ट्रीयता का प्रतीक, शिकायतों को प्रस्तुत करने का मंच और सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। थैंक्स।